Hello students, this is Dr. Aftab Ansari and welcome all of you in the new video lecture of microbiology. Today we will discuss about a very important disease, that is filaria, which is caused by nematoda, means Boucheria bankrupti. Boucheria bankrupti is a nematoda which is causative agent of filaria. In India, we celebrate National Filaria Day in 11th of November. So the student, let's come to the topic of Boucheria bankrupti, which is a causative agent of filaria or elephantiasis. Also, filaria also known as the elephantiasis. As seen in the screen, in the first line, Boucheria bankrupti is a flea-form worm. कैसा वर्म होता है ये? फ्ली फॉर्म होता है. मीन्स कि एक जैसे आपने केचुआ अर्थवर्म देखा होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही पतला सा होता है ये वर्म. फ्रॉम द फाइलम निमेटोडा. किस फाइलम का होता है ये? निमेटोडा का होता है. ह्यूमन पैरासाइट, और ये ह्यूमन पैरासाइट होता है ऑफ ब्लड एंड लिम्फ. कहाँ पे पाया जाता है ये? ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में और ह्यूमन लिम्फ में पाया जाता है. ह्यूमन लिम्फ नोड में और लिम्फ वेसल्स में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है. एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ एलिफेंटियासिस, और एलिफेंटियासिस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई. ये कह सकते हैं कि फाइलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस डिजीज़ को एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस भी बोलते हैं. इन मैन द वर्म लिव क्वाइल्ड अप इन द लिम्फ ग्लैंड. और क्या होता है ये? ह्यूमन मैंने बताया आपको कि इन मैन वर्म मीन्स बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई लिप क्वाइल्ड अप. ये बिल्कुल क्वाइल के रूप में रहता है, क्वाइलिंग किया रहता है अपने आप को. इन द लिम्फ ग्लैंड. कहाँ पे पाया जाता है? लिम्फ ग्लैंड में. एंड लिम्फ पासेज. लिम्फ पासेज मीन्स उनकी जो वेसल्स होती हैं लिम्फ की, उसमें पाया जाता है, लिम्फ नोड में पाया जाता है ये. एंड ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्ट. और लिम्फ का जो फ्लो होता है, जो उसके बहने का एक तरीका है, उसको ये रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है. जैसे ब्लड जो वेंस में जो ब्लड बह रही हैं, या जो नसों में जो रक्त की धारा बहती है, उसको रोक दिया जाए. दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्स्ट्रक्ट. तो क्या करता है कि ढेर सारे ये लिम्फ जो लिम्फ पासेज हैं उसमें ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके पासेज को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं. फ्लो ऑफ लिम्फ के फ्लुएंसी को रोक देते हैं ये. बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई इज एन डाइजेनेटिक वर्म. डाइजेनेटिक वर्म का मतलब होता है कि दैट ऑर्गेनिज्म विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनटू टू host, so they are called as the digenetic animal. So Boucheria bankrafti also a kind of the digenetic animal. It complete its life cycle into two host. The final host is man. फाइनल होस्ट जिसका मैन होता है, मानव में ये कंप्लीट करता है अपना लाइफ साइकिल. एंड हार्बरिंग द एडल्ट वर्म. जो इसका एडल्ट वार्म होता है बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई का, वो ह्यूमन बॉडी में होता है. जबकि व्हाइल इंटरमीडिएट होस्ट इज ब्लड सकिंग फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. और जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है ह्यूमन बॉडी से पहले, जो इसका होस्ट है इसके लाइफ साइकिल का, वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है. वेयर लार्वल स्टेजेस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. जहाँ पे इस बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई का लार्वल डेवलपमेंट वहाँ पर इसके बॉडी के अंदर होता है. किसके? मॉस्किटो के. और कौन सा मॉस्किटो है? क्यूलेक्स है. इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हाउ इट लुक्स लाइक. एडल्ट वर्म आर फिलीफॉर्म, मैंने पहले बताया था. एंड सिलिंड्रिकल, और कैसा होता है? बेलनाकार होता है. इन शेप विथ ब्लंट इंड, और दोनों इंड कैसे होते हैं इसके? ब्लंट होते हैं.
बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होता है, कलरलेस होता है और क्रीमी वाइट, और कुछ क्रीमी वाइट होता है। सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होते हैं, मीन्स कि मेल एंड फीमेल बोथ आर द डिफरेंट इन एक्सटर्नल अपीयरेंस। बाहर से देखने में दोनों अलग अलग नज़र आते हैं। मेजरिंग अबाउट 65 to 100 मिलीमीटर, जो कि ये मेल फीमेल का होता है, फीमेल बड़ी होती है, फीमेल बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई, और जबकि जो मेल है वो कुछ छोटा होता है, 40 नैनोमीटर का होता है ये, और ये लगभग 65 to 100 नैनोमीटर के होते हैं। तो ये बात हो गई इसकी मॉर्फोलॉजी की। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द लाइफ साइकिल। इन लाइफ साइकिल कॉपुलेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द लिम्फ ग्लैंड ऑफ मैन। इनका जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई का, वो कहाँ पे होता है? इनसाइड द लिम्फ ग्लैंड ऑफ मैन, मैन के लिम्फ ग्लैंड में होता है। फीमेल इज़ वाइविपैरस, और जो इसकी फीमेल होती है बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई की, वो बच्चों को जन्म देती है, रिलीजिंग न्यूमरस जुवेनाइल्स। छोटे छोटे बच्चे जो उनके होते हैं उनको जुवेनाइल्स कहा गया, और छोटे बच्चे जो जुवेनाइल्स हैं उनका नाम है माइक्रोफाइलरी। उनको माइक्रोफाइलरी बोलेंगे, छोटे होते हैं इसलिए माइक्रोफाइलरी। अबाउट 0.2 to 0.3 नैनोमीटर इतने बड़े होते हैं इसकी, सराउंडेड बाय द डेलिकेट शीथ, और इनके बॉडी के ऊपर एक पतली सी एक लेयर लगी होती है जो शीथ होती है, डिस्चार्ज इनटू लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ ग्लैंड में इनका इस फीमेल जो बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई है वो वाइविपैरस होती है और रिलीज़ करती है ढेर सारे बच्चों को, जिसको हम माइक्रोफाइलरी बोलते हैं, और वो वहाँ से लिम्फ वेसल से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? ब्लड वेसल्स में। एंड नॉट डेवलप फर्दर अंटिल शक बाई द इंटरमीडिएट होस्ट क्यूलेक्स, और वो वहाँ पर ब्लड में जब वो पहुँच जाते हैं तो आगे का डेवलपमेंट उनका नहीं होता है माइक्रोफाइलरी का। और इसी दौरान जब वो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड में पहुँच चुके होते हैं, तब अब आगे का डेवलपमेंट ये फीमेल क्यूलेक्स में होगा, मीन्स कि मास्किटो में होगा। द माइक्रोफाइलरी इन द डे टाइम लिव्स इन डीप सीटेड ब्लड वेसल्स। और है क्या चीज़? दिन के समय में जो माइक्रोफाइलरी हैं जो ब्लड में इस समय मौजूद हैं इन्फेक्टेड बॉडी में, तो वो दिन के समय में तो डीप सीटेड होते हैं। ये डीप सीटेड का मतलब बहुत अंदर पाए जाते हैं, मतलब कि मच्छर अगर उसको बाइट करता है तो उसके ब्लड में वो नहीं पहुँचेंगे। डीप सीटेड ब्लड वेसल्स बट इन नाइट कम इनटू द पेरिफेरल वेसल्स इन स्किन। और रात के समय में ये एक्टिव होकर के और बिल्कुल बहुत ही सतह पर, स्किन की सतह पर आ जाते हैं। और जब इस कोई मॉस्किटो जो इसके लिए फीमेल क्यूलेक्स है, जब उसको सक करेगी, या कह सकते हैं कि उसको जब बाइट करेगी ह्यूमन बॉडी को, तो ब्लड के थ्रू वो उसके बॉडी में पहुंच जाएंगे क्यूलेक्स मॉस्किटो में। तो माइक्रोफाइलरी की बात करते हैं, जो उसने सक किया हुआ है फीमेल क्यूलेक्स ने। तो माइक्रोफाइलरी सक बाय द फीमेल क्यूलेक्स या एडीज ए काइंड ऑफ आल्सो ए जीनस ऑफ द मॉस्किटो कैन आल्सो सक द ह्यूमन माइक्रोफाइलरी। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो फीमेल क्यूलेक्स हो चाहे फीमेल एडीज़ हो, कोई भी जो उसको बाइट करेगा ह्यूमन बॉडी को, तो वो जब ब्लड खींचेगा तो ब्लड के साथ साथ माइक्रोफाइलरी भी उसके स्टमक में पहुंच जाएंगे मॉस्किटो के। माइक्रोफाइलरी लूज इट्स सीथ, और इसके ऊपर जो सीथ लगी होती है वो ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है, एंड पेनिट्रेट स्टमक वॉल, और ये मॉस्किटो के स्टमक वॉल के अंदर एंट्री कर जाते हैं, एंड माइग्रेट इनटू, और स्टमक वॉल से थोरेसिक मसल में पहुंच जाते हैं, और थोरेसिक मसल के लिए और विंग्स मसल में पहुंच जाते हैं माइक्रोफाइलरी, वेयर दे ग्रो, वहाँ पर वो कुछ बड़े होते हैं, डेवलपमेंट इनका होता है, एंड मेटामार्फोस इनटू सेकंड स्टेज। और किसमें बदल जाते हैं ये? माइक्रोफाइलरी फर्स्ट स्टेज था जो कि ह्यूमन बॉडी में था, उसने मॉस्किटो ने सक किया। अब वो कहाँ पे? थोरेसिक मसल्स में, या कहाँ पे पहुँच गया है? थोरेसिक मसल्स का ही या विंग्स के मसल्स में पहुँच चुके हैं माइक्रोफाइलरी, और वहीं पर डेवलपमेंट इनका होगा, और मेटामार्फोस कर जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे सेकेंड स्टेज में, और सेकेंड स्टेज के बाद फिर फाइनली वो थर्ड स्टेज में बदल जाएंगे। 3 स्टेज होता है इनके डेवलपमेंट का, जो कि डेवलप करता है ये मॉस्किटो में स्टेज। और क्या होगा कि जो थर्ड स्टेज होगा मोर इलोंगेटेड, ये कुछ इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, फ्रॉम द इन्फेक्टिव जुवेनाइल। अब जो थर्ड स्टेज होता है वही इन्फेक्टिव होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, वही इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में करेगा माइक्रोफाइलरी स्टेज, एंड इट
माइग्रेट, और वो माइग्रेट कर जाता है इनटू द मॉस्किटो लैबियम। मॉस्किटो का जो लैबियम है जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं, जिससे वो हमारे बॉडी में पेनिट्रेट करके ब्लड को सक करता है, उसको हम प्रोबोसिस या लैबियम बोलते हैं। वहाँ पहुँच जाता है वो, और वहाँ से हमारे बॉडी के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ मैन अकर्स व्हेन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट। और ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कब अकर करेगा? जब कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके अंदर पहले से थर्ड स्टेज का जुवेनाइल या माइक्रोफाइलरी मौजूद होगा, अगर वो क्या करेगा, इफ़ दिस इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट टू द हेल्दी ह्यूमन बॉडी, देन दिस थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलरी may transfer from its proboscis to the human body and into the blood of the human body. ह्यूमन इट ट्रांसफ़र थर्ड स्टेज जुवेनाइल, इसकी थर्ड स्टेज जुवेनाइल होती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है उसके बॉडी से टू द ब्लड। और कहाँ पहुँच जाते हैं? ब्लड ऑफ मैन। फ्रॉम ब्लड इट पासेस इनटू द लिम्फ ग्लैंड। और ब्लड से फिर कहाँ पहुँच जाएंगे ये? लिम्फ ग्लैंड में। मीन्स कि जब वो माइक्रोफाइलरी, जब मॉस्किटो ने काटा स्किन पे, तो वो उसने ट्रांसफ़र किया थर्ड स्टेज जुवेनाइल को माइक्रोफिलरी को, और वो माइक्रोफिलरी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड में आ गए, और ब्लड से कहाँ पहुँच जाते हैं? लिम्फ ग्लैंड में पहुँच जाते हैं। एंड लिम्फ पासेज, और लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड और उसके पासेज में वो पहुँच जाते हैं, वेयर दे डेवलप इनटू एडल्ट। और धीरे धीरे वहाँ पे जो थर्ड स्टेज होता है लार्वा का, वो डेवलपमेंट कर जाता है और एडल्ट में बदल जाता है। फॉर्म द एडल्ट, और वहीं पर वो कापुलेट करते हैं, और कापुलेशन होगा। कापुलेशन इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज़ द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड द फीमेल डिलीवर्स, और उसमें वहीं पर वो लिम्फ ग्लैंड में ही वो बड़े होते हैं माइक्रोफाइलरी थर्ड स्टेज वाले, और बड़े होकर के एडल्ट में बदल जाते हैं। उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कापुलेशन होता है। और फीमेल जो इसका बाउचेरिया बैंक्रफ्ट है, वो एक दिन में लगभग 50,000 जो है माइक्रोफाइलरी को जन्म देती है। नाउ दिस इज़ द पैथोजेनेसिस, मीन्स कि हाउ the human body got the infection of the microfilaria. So as we know that when the mosquito, means infected mosquito, when bite to the human body through the proboscis of the female culex, the third stage microfilaria may enter into the blood of the human body. तो वही इसमें लिखा हुआ है कि bite of the mosquito infected by the Boucheria bankrafti which inoculate माइक्रोफाइलरी को इनोकुलेट करता है इनटू द ब्लड ऑफ द मैन, एंड फ्रॉम ब्लड दे रीच इनटू द लिम्फ नोड, और वहाँ से ब्लड से लिम्फ नोड में पहुँच जाते हैं, वेयर दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ लिम्फ। और लिम्फ की जो फ्लुएंसी होती है, लिम्फ एक लिक्विड टाइप का लिक्विड स्ट्रक्चर है, वो जैसे ब्लड होता है वैसे लिम्फ भी होता है, और WBC वगैरह का फॉर्मेशन होता है वहीं पर वाइट ब्लड कैप्सूल्स का। तो उसकी जो सर्कुलेशन होती है, उसका जो एक पासेज होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। और जब ब्लॉक हो जाएगा पूरा जो लिम्फ का फ्लो है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। जैसे किसी पाइप को अगर आप जाम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पाइप फट जाएगा या तो सेम वैसे ही कंडीशन यहाँ पे भी होता है कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं ढेर सारे ये जो बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई हैं, एंड सीवियर कंडीशन। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, देन दिस कंडीशन इज़ नोन एज द एलिफेंटियोसिस। इसको हम एलिफेंटियोसिस बोलते हैं, क्योंकि जब वो लिम्फ वेसल्स जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा और उसकी जो फ्लो होती है वो रुक जाएगी, तो वहाँ पर धीरे धीरे वो और फैलने लगता है, वो इधर उधर जाने लगता है, दूसरे सेल्स में एंट्री करने लगते हैं। लिम्फ होता है, लिम्फ की जो लिक्विड होती है वो आसपास लिम्फ वेसल्स के अगल बगल की जो टिश्यूज़ होती हैं वहाँ पे जाने लगती हैं, और जिससे धीरे धीरे वहाँ पर एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर नज़र आने लगता है। ये तो हमारे लिम्स में होता है, पैर में होता है, हाथ में भी हो सकता है। तो जिससे क्या होता है कि उस जगह पर जहाँ पर इसका इन्फेक्शन होता है वो फूल करके बड़ा हो जाता है, और यही इसका इसी वजह से बहुत काफ़ी बड़ा पैर वगैरह में इन्फेक्शन होता है इसका, तो पैर वगैरह फूल करके बहुत ज़्यादा हो जाता है बिल्कुल, और एक अजीब टाइप का देखने से लगता है वो, और इसी वजह से इसको एलिफेंटियोसिस डिजीज़ भी बोलते हैं, फाइलेरिया को एलिफेंटियोसिस भी बोलते हैं। विच लिम्स एंड अदर बॉडी पार्ट ग्रो एनॉर्मस साइज़, और उसकी साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जहाँ पर यह ऑब्स्ट्रक्ट और इन्फेक्शन होता है इसका। फिर क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं कि कैसे नज़र आता है ये इन्फेक्शन इसका। तो स्टार्टिंग की बात करते हैं तो इसमें फीवर कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द
लिम्फेटिक्स, और लिम्फेटिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, लिम्फ एडिमा कॉज करेगा, जिनकी लिम्फ नोड होंगी वो कुछ गांठें उसकी बढ़ने लगती हैं। और हाइड्रोसील कॉज करेगा, मीन्स कि स्क्रोटम में जहाँ पे टेस्टिस होती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात है ये, तो वहाँ पर क्या होगा कि स्क्रोटम में लिक्विड भर जाएगा, लिम्फ भर जाएगा, और वो फूल करके बड़ा हो जाएगा। और स्वेलिंग लेग्स, और लेग्स वगैरह में भी स्वेलिंग आ जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो हो जाएगी एक नॉर्मल केस की बात है ये। इन मेल काजेज एनलार्जमेंट, मेल में कैसा क्या काम करेगा, एनलार्ज स्क्रोटम। स्क्रोटम का मतलब होता है कि जहाँ पर टेस्टिस होता है उसका जिस स्ट्रक्चर में टेस्टिस होता है उसको स्क्रोटम बोलते हैं। तो स्क्रोटम में ढेर सारे जो है लिम्फ भर जाते हैं, वो एनलार्जमेंट हो जाता है, उसका बढ़ा जाता है। पेनिस की साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या कह सकते हैं कि इसमें भी एनॉर्मस ग्रोथ हो जाता है। लेग की स्वेलिंग हो जाती है, ये तो मेल की बात हो जाएगी। एंड इन फीमेल स्वेलिंग ऑफ वल्वा रीजन, मीन्स कि जो यूरिनोजेनेटल सिस्टम है फीमेल्स में वो पूरा एरिया वहाँ में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्वेलिंग लेग्स भी हो सकता है। एंड बोथ आर सेक्सुअली इनएक्टिव। और क्या होता है कि जब फाइलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो मेल और फीमेल में इनएक्टिविटी आ जाती है, मीन्स कि इनफर्टाइल हो जाते हैं वो। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये इन्फेक्शन कॉज कर जाता है, और दोनों मेल और फीमेल में इनफर्टाइल कॉज कर देता है ये। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस स्क्रीन पर आपने देखा कि एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये नॉर्मल लेग है, और ऊपर हमने बनाया हुआ टेस्टिस, और जिसमें टेस्टिस है वो पूरा स्ट्रक्चर स्क्रोटम कहलाता है। तो ये तो नॉर्मल है। और जो रेड कलर से आप देख रहे हैं लिम्फ वेसल्स हैं, और ये छोटा सा स्ट्रक्चर लिम्फ नोड है, और ये लेग है। लेकिन जब इन्फेक्शन बॉचरिया बैंक्रफ्टाई का होता है तो टेस्टिस तो उसकी साइज़ तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन टेस्टिस जहाँ पे होता है दिस इज एनलार्ज स्क्रोटम, उस स्क्रोटम के अंदर या टेस्टिस के चारों तरफ लिक्विड भर जाता है लिम्फ का, जिससे वो बड़ी हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोसील, फील्ड विद द लिम्फ, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ पासेस जो होती हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे बॉचरिया बैंक्रफ्टाई या कह सकते हैं माइक्रोफाइलेरी उसको जाम कर देते हैं, जैसे कि किसी पाइप को जाम कर दिया जाए, बिल्कुल उसी तरीके से। और यहाँ पर लिम्फ ग्लैंड विथ मेनी वॉर्म्स, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर बड़ा सा है, इसमें लिम्फ ग्लैंड लिखा हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और बढ़कर के इतना बढ़ जाता है कि अब लिम्फ कहाँ पे जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, वो फ्लो हो नहीं पा रहा है, तो जाएगा कहाँ। तो धीरे धीरे वो जो है सिक्रीट होने लगता है, अगल बगल की जितनी भी सेल्स होती हैं तो वहाँ पर ये जाने लगता है, ये लिम्फ पहुँचने लगते हैं दूसरे टिश्यूज़ में। यहाँ पर लिखा लीकेज ऑफ द लिम्फ इनटू द टिश्यूज़, जिसकी वजह से आसपास की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, उसमें एनॉर्मस ग्रोथ हो जाती है, और वो देखने में बिल्कुल भद्दा लगता है, बहुत बड़ा हो जाता है, हाथ पैर वगैरह में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एलिफेंटियोसिस। इसके साथ साथ यहाँ पे आल्सो लिम्फ कम विथ यूरिन, और लिम्फ होती है लिम्फ वेसल्स है, वो कहाँ पे पहुँचने लगती है, ये यूरिन में भी आने लगता है, और ड्यू टू विच यूरिन बिकम द वाइट इन कलर, और यूरिन लगभग वाइट हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर यूरिन के साथ साथ यूरिन में मौजूद क्या है, यूरिन में लिम्फ भी आने लगता है, इसलिए वहाँ पे कुछ कलर उसका वाइट हो जाता है। यहाँ पे एक हमने पेंसिल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके लेग्स को देखिए, और इसके स्क्रोटम को देखिए, यहाँ पर कुछ बढ़ गया हुआ है क्योंकि उसके अंदर लिक्विड भर गया है, इस वजह से ऐसा है। और इसके पैर को देखिए यहाँ पे लेग्स में, इसी को एलिफेंटियोसिस बोलते हैं, या फाइलेरिया का इन्फेक्शन इस तरीके से होता है, जिसको इन्फेक्ट होता है, इन्फेक्शन इसका हो जाता है। नाउ दिस इज so the student, this is the clinical feature and end of its clinical feature, and now we take the next important and we take the next important topic, important point of Boucheria bankrupti, means की lab diagnosis. तो in lab diagnosis we can take the blood as a blood sample. So in lab diagnosis we can do the microscopy to detect the microfilary. So this is called as a direct evidences. Indirect evidences, first point is the microscopy. In microscopy, detection of the microfilary. हम क्या करते हैं, माइक्रोफाइलरी को डिटेक्ट करते हैं। प्रिपेयर ए थिक एंड थिन स्मेयर ऑफ द ब्लड को हम लेते हैं, और एक थिक और थिन स्मेयर हम उसको क्या करते हैं,
प्रिपेयर करते हैं, उसको जिम्सा स्टेन से उसको कलर करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में लगा करके, जिससे उसमें माइक्रोफाइलरी बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है जिसको हम डायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी डायरेक्ट एविडेंस से एक माइक्रोस्कोपी, और दूसरा वाला केस में डिटेक्शन ऑफ एडल्ट वॉर्म। तो इसमें लिम्फ नोड की बायोप्सी करके भी हम जान सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ मौजूद है, और एक्सरे करके भी हम जान सकते हैं कि उसमें माइक्रोफाइलरी है या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट एविडेंस है। तो इनडायरेक्ट एविडेंस में हम क्या करेंगे, स्नोफीलिया इन ब्लड में स्नोफीलिया को हम डिटेक्ट कर लेंगे, देखेंगे कि क्या कंडीशन उसकी है, तो उससे भी पता चल जाएगा। और एलिवेटेड सीरम IgE लेवल को भी हम टेस्ट कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई का है या नहीं है। फिर यहाँ पर है इम्यूनो डायग्नोसिस में करेंगे तो एंटीजन डिटेक्शन। तो उससे जो एंटीजन बनता है इस बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई से, वो एलिजा से हम कर सकते हैं, या ICTR IA से कर सकते हैं, IAT से भी हम डिटेक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट एक तरीका है जो हम इसमें जो है एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें, और एक इनडायरेक्ट एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट भी होता है। तो ये दो टेस्ट हो जाते हैं जिससे हम इम्यूनो डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। दूसरा है एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन में कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कर सकते हैं इसमें, और इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी हम कर सकते हैं, और इम्यूनो फ्लोरेसेंट टेस्ट भी हम कर सकते हैं एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। फिर मॉलिकुलर टेस्ट की बात करते हैं, तो मॉलिकुलर टेस्ट में PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी हम ले सकते हैं, और उसको डिटेक्शन भी कर सकते हैं उसके थ्रू। और PCR तभी हम करेंगे, तभी ये डिटेक्ट कर पाएगा PCR, जब वो टेस्ट इज़ पॉजिटिव व्हेन ओनली माइक्रोफाइलरी प्रेजेंट इन द पेरिफेरल ब्लड। जब हमारे ब्लड के ऊपर, बिल्कुल ऊपरी सतह पर जब आ जाता है स्किन के, तभी PCR टेस्ट हो सकता है, नहीं तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये तरीका हो गया। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो द स्टूडेंट, आई थिंक देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, there is no proper treatment as seen in the screen. No proper or satisfactory treatment is yet known. कोई बेहतरीन इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं बना हुआ है। इन्फेक्शन में बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड बाय रिड्यूसिंग माइक्रोफाइलरी को किल करके इस डिजीज़ से कुछ बचा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है बाई ड्रग हेट्राजान एक इम्पोर्टेंट ड्रग है जो कि फाइलेरिया में दिया जाता है, और उससे माइक्रोफाइलरी को किल तो कर सकते हैं मगर उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए अभी कोई प्रॉपर इसमें ट्रीटमेंट अभी है नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन मीज़र इज़ द प्रोटेक्शन फ्रॉम द मॉस्किटो बाइट। सबसे जो इम्पोर्टेंट मीज़रमेंट है टू अवॉइड द फाइलेरिया डिजीज़, तो इसमें क्या करें हम कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन मीज़र्स इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम द मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो की बाइट को होने से रोकें, इससे फाइलेरिया भी नहीं होता है, मलेरिया भी नहीं होता, और तमाम चीज़ें जो भी ऐसे मॉस्किटो वेक्टर से कॉज करने वाले जितने भी डिजीज़ हैं उनसे बचा जा सकता है जब हम मच्छर को अपने आसपास पनपने न दें और उसके बाइट से बचें। तो एक ये तरीका है। तो दिस इज so the student, this is the end of filaria, which is the very important and also important for your examination point of view, बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई। और इसमें वर्ल्ड फाइलेरिया, अपने यहाँ नेशनल फाइलेरिया डे मनाया जाता है 11 नवंबर को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और ये नीमेटोडल डिजीज़ है, ये नीमेटोड्स के द्वारा होता है। मैंने पहले बता दिया था आपको कि ये हेलमेंथिस डिजीज़ है और इसमें फाइलम नीमेटोडा है ये। तो बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई आप लोग जाने रहिएगा, और ये फाइलेरियल डिजीज़ कॉज करता है। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली मुझसे बताइए, आप या अपने कोऑर्डिनेटर को आप कांटेक्ट करिए, और ये कंफर्म है कि आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में भी अच्छे से लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर से आप हमको पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।